बांग्लादेश में लगी आग, कौन कर रहा है भीतर खा। तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ में इनको वीआईपी जैसा रख रहे हैं। तो वो हमारे एम्बेसी के अंदर घुसकर हमारे एम्बेसी को बंद करना चाहते हैं। इंडिया को बांग्लादेश से किसी को भी इंडिया में आने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना, इनका वीजा बंद करना चाहिए। यूनुस ने जुटाई जमात, मारी जा रही आम आवाम। उनकी दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहाँ माइनॉरिटी है एकदम, वहाँ जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। पड़ोसी देश बना टेंशन, जरूरी है 1971 वाला एक्शन। यूनुस आईएसआई जमात, बारी बारी से होगा हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश का एक हिंदू नागरिक, उसे झूठे ईश निंदा कानून के दर्ज पर जिंदा जला दिया गया। पहले उसकी बेरहमी से हत्या की, उसके बाद उसे पेड़ में लटकाया गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। सवाल यह है, जो मानवाधिकार संगठन बात बात पर ह्यूमन राइट वायलेशन की दुहाई देते हैं, वो कहां सोए हुए हैं? जो देश और दुनिया के धुरंधर देश तमाम बातें कहते हैं, वो इस क्रूर हत्या पर क्यों अपना मुंह सिए हुए हैं? सवाल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि हालात और बदतर होंगे, तो भारत इन पड़ोसी मुल्कों से कैसे निपटेगा? सवाल है कि क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हो रहे रक्तपात के पीछे कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश है? क्या सत्ता बचाने के लिए यूनुस सरकार बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बना रही है? क्या बांग्लादेश की आम जनता की सुरक्षा के लिए भारत को 1971 जैसी कार्रवाई करनी चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम अपनी चर्चा में आज अपने मेहमानों के साथ रखेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब, बहुत अभिनंदन, धन्यवाद न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। विवेक श्रीवास्तव साहब, बहुत धन्यवाद आपका। मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत आभार आपका। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक जो हमारी पॉलिसी है, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, क्या मैं जानना चाहता हूं, कोई ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी हो? देखिए, मैं इस फर्स्ट पॉलिसी की जगह इसको और आगे थोड़ा विस्तार में कहना चाहता हूं इस बात को। पहली बात आप ये देखिए कि जब भारत सीरिया से, यूक्रेन से, या कहीं भी, लीबिया से या कहीं पे भी, जहां पे भी स्थिति खराब होती है, वहां से भारतीयों को बचा के लाता है हवाई जहाज भेज के। और उसके अंदर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यूक्रेन में तो आपने देखा भारत के झंडे तले पाकिस्तानी भी निकल के चले गए थे। अब आज जो ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, इसकी एक सबसे बड़ी जड़ है 1971 में। बांग्लादेश जब बना तो ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया, और ईस्ट पाकिस्तान की जो सीमाएं थी वो अंग्रेजों ने तय की थी रेड क्लिफ के जमाने में। रेड क्लिफ ने 1947 में, उस समय, जिसमें कई प्रदेश जैसे चकमा हिल्स हैं, पूर्णिया है, ये भारत में आने थे। तो जब 71 के अंदर बांग्लादेश बना, तो क्यों उस रेड क्लिफ के बनाए हुए पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान की लाइन को माना गया, और क्यों नहीं उस समय इन प्रदेशों को भारत में लिया गया, और जिसे आज हम चिकन नेक कहते हैं उसका विस्तार किया गया? ये तो एक बात है। दूसरी बात मुझे बताइए कि हमारी सरकारों ने 71 के बाद से अपनी आंखें मूंदे रखी कि चाहे किसी भी सरकार वहां पे रही हो, चाहे मुजीबुर रहमान की रही हो, चाहे हसीना की रही हो, चाहे या किसी की रही हो, मुझे बताइए कब वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुए? 1 महीने होते थे, फिर हम यहां से चिल्लाते थे, बंद हो जाते थे, फिर शुरू हो जाते थे, और ये लगातार होते चले आए हैं। तीसरी बात बड़ी सिंपल है यहाँ पे
कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है। ये जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि शांति दूत है और शांति का धर्म है, और आप मजे की बात ये देखिए कि इनके साथ जो खड़े हो जाते हैं अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले, अरे भाई तुम धर्मनिरपेक्ष वाले किसके साथ खड़े हुए हो? तुम कट्टरों के साथ जो दूसरे धर्मों को मारते हैं, और अपने को तुम धर्मनिरपेक्ष बोलते हो। और सबसे पहले तो ये धर्मनिरपेक्षों पे हमला करते हैं। ईरान के अंदर क्या हुआ आपको मालूम है, सीरिया में क्या हुआ आपको मालूम है, इराक में क्या हुआ, हर जगह मालूम है कि सबसे पहले ये उन्हीं की, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष हो, चाहे ह्यूमन राइट वाले, उनको मारते हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल अलग है। और इसका जो रास्ता है वो एक ही रास्ता रह गया है कि अगर सन 71 के अंदर न्याजी के बंकर के ऊपर हम उस जमाने में बम डाल सकते हैं, तो आज हम ये जो कट्टरवादी हैं इनके ऊपर हम अपनी ब्रह्मोस क्यों नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल। प्रोफेसर कपिल कुमार, एक और बात यहां पर, मैं विनोद बंसल साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल साहब, आपका खून नहीं खौल रहा है? जो वीडियो देख रहे हैं, जिसने भी देखा है साहब, ये हिला देने वाली बात है। इतनी क्रूरता कभी नहीं देखी गई होगी कि एक व्यक्ति को इतनी बर्बरता से उसकी हत्या की जाती है, पेड़ में लटका के उसे जिंदा जला दिया जाता है, वो कहते रह जाता है, उसने कोई निंदा नहीं की, उसे कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, ये तो वो बर्बरता है जो आपने देखी, जो वीडियो बन गया है। बाकी इसके अलावा हिडन बर्बरता कितनी है, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जिस तरह से एक रिक्शे वाले को मारा गया, जिस प्रकार से वो जो महिला को और उसकी एक 7 साल की बेटी को मारा गया, और जिस प्रकार से लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जो डेथ अनरिपोर्टेड है, जो हमले अनरिपोर्टेड हैं, जो कत्लेआम अनरिपोर्टेड है, उसके बारे में तो दुनिया को पता ही नहीं है। तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? हम सिर्फ कंडेम करके चुपचाप बैठ जाएं, या हम वेट एंड वॉच की स्थिति में खड़े रहें, जो अभी दिख रहा है? कम से कम नहीं, वेट एंड वॉच तो विश्व हिंदू परिषद कभी नहीं रहा। और देखिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदू अगर प्रताड़ित होता है तो हमारा दुख होता है, और हमारे साथ हमारी पीड़ा भी होती है, और हम उसके साथ प्रतिक्रिया भी करते हैं। आप देखिए कि आज से ही विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश के अंदर हर जिला स्तर पर प्रदर्शन करके इस आतंकवाद और बांग्लादेश का पुतला दहन करेगा। और आप देखिए कि जगह जगह इस तरह के जो रोज प्रदर्शन होने वाले हैं। आप देखिए कि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर अगर नहीं होता तो जाने हम क्या कर सकते थे। विनोद बंसल साहब, आपको भी सवाल पूछना चाहिए, हमारी सरकार क्या कर रही है हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए? आप क्यों नहीं सवाल पूछते? आज आपको सवाल पूछने चाहिए साहब, कि हमने बांग्लादेश को बनाने में साहब 12,000 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, तब बांग्लादेश बना है। इस बांग्लादेश की आर्थिक उन्नति के लिए भारत ने हर संभव मदद की है। आज आपको सवाल पूछने चाहिए। बट साहब, मैं जवाब दे सकता हूं इसका। बंसल साहब, बट साहब एक मिनट देंगे? बोलिए। कपिल कुमार साहब बोलिए, आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग वही करते रहेंगे, सर्वधर्म संभावे वासुदेव कुटुंबकम। जिस समय ये सिद्धांत बने थे, उस समय ये कट्टरपंथी जिहादी और गजवाए हिंद करने वाले और गजवाए बंगाल करने वाले नहीं थे। दूसरी बात, ये विवेक जी मौजूद है, मैं विवेक जी को याद दिलाना चाहता हूं कि विवेक जी, ये वही स्थिति हो रही है। आपको याद होगा कि एक जमाने में भोपाल के अंदर रॉयट्स हुए थे, और आपका सीपीआई के ही एक टीचर थे जो दोनों पक्षों को रोकने के लिए बाहर निकले थे, और उनके हाथ पकड़ करके उनको आग के हवाले कर दिया गया था। ये बर्बरता है। जब तक इस बर्बरता को कोई वो नहीं, और सरकार का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो मांग रहा हूं सरकार से कि भैया मिसाइल डालो, ब्रह्मोस डालो इन पे, अपना वहां पे एम्बेसी बंद करो, वहां पे खाली इनका वो चावल रोकने से या बिजली काटने से स्थिति नहीं बदलेगी। ये कट्टरपंथी पूरी के पूरे हैं, इनका इलाज दूसरे तरीके से करना होगा। और हमारे साथ मैं बताऊं, विवेक श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बासित अली साहब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए। RSN सिंह साहब, इससे पहले मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे लगता है आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। भारत की निर्धारित जो नीति है वो है नेबरहुड फर्स्ट, नेबर फर्स्ट।
मैं ये जानना चाहता हूं, कोई ऐसा नेबर मुझे गिना दीजिए, चाहे म्यांमार हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जिसकी अपनी नीति हो इंडिया फर्स्ट। नहीं, आप थोड़ा नेबरहुड का मुआयना कर लें, आप देखें कि हम लोग देयर इज अ मुस्लिम पाकिस्तान, और उसके बाद बुद्धिस्ट भूटान, हिंदू नेपाल, बुद्धिस्ट म्यांमार, आउटर कोर ऑफ कोर्स क्रिश्चियन का, देन इस्लामिक आपका ये इस्लामिक बांग्लादेश, फिर एक तरह से बुद्धिस्ट श्रीलंका। तो अभी आपको ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट तिब्बत। तो सबसे ज्यादा समस्या क्यों है साहब आपका, किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, और ये बांग्लादेश का अब ये हो गया। अब है क्या साहब कि ये जो सेक्युलरिज्म आप मतलब लोग रट लगाए रहते हैं, तो अगर सेक्युलरिज्म वाकई में अगर ऐसा होता, बंगाली संस्कृति का इतना प्रभाव होता, तो अब 71 के बाद तो इनका विलय हो जाना चाहिए था, हिंदुस्तान से विलय हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपने तो उनको, आपने जैसा कहा कि हमने बांग्लादेश में वो में इतने हमारे लोग शहीद हुए, तो उनका तो विलय हो जाना चाहिए था, लेकिन वो विलय तो हुआ नहीं। दूसरी चीज आपको ये भी मैं बता दूं, ये तुलना मैं नहीं करूंगा, पर बर्बरता के अगर आप उसका कोई मापदंड हो, तो आप उसे देखें तो वेस्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ये लोग बर्बर थे। डायरेक्ट एक्शन डे में सर कोई पंजाबी सिंधी नहीं था, पंजाबी मुसलमान, सिंधी मुसलमान, बलोची नहीं था, ये सब यही लोग थे। कुछ तो वहीं रह गए। ये शुरावर्दी कौन था सर? और आप थोड़ा इतिहास की पुस्तकें देख लीजिए कि शुरावर्दी के साथ जब डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था, तो किसने किसने उसको मदद की थी, और कैसे हम काबू पाए? बट सर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? एक मिनट सर, हम कैसे काबू पाए? कोई गोपाल पाठा नाम का एक भगवान स्वरूप आदमी आया, उसने कोई एक तरीका अपनाया, हम उसी गोपाल पाठा के इंतजार में, और वो गोपाल पाठा का जो किरदार है वो सरकार को निभाना पड़ेगा। वैसे तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार को किरदार निभाना होगा। रिजवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इससे क्रूर तस्वीरें कुछ हो सकती हैं जो देखने को मिल रही हैं? किस तरह से एक युवक को झूठे इस निंदा के चलते जला दिया गया, बर्बरतापूर्वक मार के उसे फिर जला दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, बहुत ही अफसोसनाक है, और हम मुस्तकिल इसकी मजम्मत कर रहे हैं और बार बार मुतालबा कर रहे हैं सरकार से कि वो जो भी बड़ा एक्शन हो सकता है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ले। इसके साथ साथ प्रेशर बनाने के लिए भी जिस तरह से लोगों को आना चाहिए, और मैं बार बार अभी सवाल कर लेता हूं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। सवाल ये है कि देश में माहौल ख़राब करने वाले लोग बांग्लादेश पे चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव नहीं करते? क्यों सरकार से सवाल नहीं करते? विनोद बंसल जी यहाँ पे अभी बोल रहे थे, एक बार भी आपने सुना उन्होंने कि सरकार पे एक भी सवाल किया हो? कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और दुनिया भर की बातें, लेकिन एक भी सवाल सरकार से नहीं है कि आखिर चीन को आंख दिखाने की बात करने वाले, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले बांग्लादेश के सवाल पे चुप क्यों हैं? क्यों चुप हैं? क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए? एक्शन कुछ नहीं लेना चाहिए? आप बताइए। अभी असदुद्दीन ओवैसी वो बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि 10 मिलियन की मदद के लिए किसने कहा? शेख हसीना को किसने यहां रखा? और बहुत सारी इमदादें हैं। तो सवाल यह है कि कहीं ना कहीं आपको बोलना तो पड़ेगा, लेकिन अरे साहब ये हमारी नीति है, कोई हमारे शरण में आएगा नहीं, हर शरणागत वत्सल की रक्षा करना ये हमारी नीति रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छी नीति है, लेकिन नीति फिर जारी रहेगी, कुछ भी होता रहे जारी रहेगी। तो ठीक है बंसल साहब से आप ये पूछिए कि एक बार भी बंसल साहब ने वहां सवाल किया? ये कह रहे हैं कि हम मगरबी बंगाल चले जाएंगे अगर वहां पे हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी, और बांग्लादेश एम्बेसी तक नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हो?
क्यों उसका घेराव नहीं कर रहे हो? और मैं कह रहा हूं चलो मुझे ले चलो साथ में, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, जिस तरह से कहो मैं आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूं। लेकिन करनी सेना वाले हजारों की तादाद में तलवार लेके वहां तो पहुंच जाएंगे आगरा, लेकिन कहीं आपको करनी सेना नजर आई? तकरीर पूरी हो जाए तो नहीं, कहीं आपको दिखाई दी? ठीक है, बजरंग दल वाले कहीं दिखाई दिए? नहीं, कहीं नजर आई? तकरीर नहीं कर रहा हूं, मुझे अफसोस है, दर्द है मुझे कि जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहते हो, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां लाल पीले होते हो। बात ये भट्ट साहब आप बताइए, एक मिनट बंसल साहब अभी बोलिएगा, आप फायर हो लीजिएगा मुझ पे ही फायर हो सकते हो, बांग्लादेशियों पे नहीं। अफसोस इसी बात का है कि मुझे जितना कह सकते हो कह लोगे, बांग्लादेश पे नहीं बोलोगे, न सरकार से सवाल करोगे। भट्ट साहब आप बताइए, कहीं आपको बजरंग दल वाले दिखाई दिए? कहीं वीएचपी अब तक नजर आई? एक हफ्ते से प्रोग्राम आप भी चला रहे हो, ये टीवी पे बोलने के अलावा कहीं इनकी एक भी ट्वीट दिखाई दिया बंसल साहब का? अगर दिखाई दी हो तो बताइए। ठीक है बंसल साहब जवाब दे दीजिए। ठीक है बंसल साहब, अभी आपको राइट टू रिप्लाई है ना यहाँ देश में, जवाब देने दीजिए बंसल साहब को। बिल्कुल भैया। आप सुनिए जरा, मैंने इनकी बात को ध्यान से सुना, इनकी शब्द से रिप्लाई देता हूं आपको। परसों का मेरा ट्वीट है, जरा ध्यान से देख लें मेरा ट्विटर हैंडल, चूंकि चेक नहीं करते हो सकता है इनको पता ही नहीं होगा। और ट्वीट सिर्फ बोला ही नहीं है, मीडिया में चला भी है, नंबर 1। नंबर 2, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, परसों कल तय कर दिया था, आज मुंबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं जो है ना डंके की चोट पर कहा है कि हम पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करेंगे। कल 11 बजे बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने दिल्ली प्रांत का प्रदर्शन है और देश के हर जिले के अंदर प्रोटेस्ट होने वाले हैं। कल भी हुआ है, कितने दिन हो गए ये वाकया को? ये वाकया कितने दिन हो गए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कर रहे हो? हाँ, अरे रोड पे निकलो, घेराव करो एम्बेसी का, घेराव करो एम्बेसी का, बांग्लादेश की एम्बेसी बंद कराओ, बांग्लादेश की एम्बेसी बंद कराइए, बांग्लादेश की एम्बेसी को। आप जिहादियों का साथ देने के लिए हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं, हम किसके लिए, हम किसके लिए, आप पता नहीं क्या हमें कह दो, हम तो आपके साथ पीछे पीछे चलने के लिए चल रहे। बड़ा भाई आगे आगे, छोटा भाई पीछे पीछे, चलिए आगे, हम पीछे चलने के लिए तैयार है। जिस तरीके से कहो हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे ट्वीट मैंने परसों कर दिया, एहसान कर दिया आपने, नहीं ट्वीट करके एहसान कर दिया आपने, ट्वीट कर दिया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, क्या हो गया उससे, क्या हो गया? अरे चलिए बाहर निकलिए, सड़कों पे आइए। मैं समझता हूँ कि बोलना पड़ेगा आपको इस तरीके से, जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप खुलकर नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोग असल में चुनावी मोड से बाहर नहीं आते, आप लोग वहीं बोलते हो जहाँ चुनावी फायदा हो सकता है, बाकी जगहों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के बारे में सोचिए, चुनाव के बारे में नहीं। चुनाव होते रहेंगे, लेकिन देश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मनों के साथ खड़े होने वाले लोग, कोई कड़ा नहीं है। हमारे वजीर आजम एक बार नहीं 10 बार कह चुके हैं कि 150 करोड़ भारतीय साथ खड़ा, चाहे पुलवामा हो, पहलगाम हो, या अभी जो दिल्ली में हुआ सब। और ये हम नहीं कह रहे, हमारी एजेंसियां कहती है, हमारे वजीर आजम ये बात कहते हैं, इसलिए इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं हो रहा है। बट एक बात तो है कि एक्शन लेना चाहिए अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए। बंसल साहब, हम वेट एंड वॉच नहीं रख सकते, क्योंकि फरवरी में चुनाव होंगे। आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है इन हमलों को देखकर, ये टारगेटेड हमलों को देखकर, कि जो चुनाव होगा बांग्लादेश में वो भारत के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसको आधार बना के चुनाव होगा। लेकिन एक बात जो मैं यहां पर विवेक जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है ये मैं आ रहा हूं विनोद बंसल साहब, विवेक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है हम बहुत सेलेक्टिव हो चुके हैं, हम अपने स्वार्थ के आकंठ में इतना डूब चुके हैं कि जब ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती है हम सेलेक्टिव हो जाते हैं? मैं जानना चाहता हूं जो हर बात में छाती पीटते दिखाई देते हैं, हाय ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, दीपू दास के मामले में वो चुप क्यों है? वो दुनिया के मुल्क चुप क्यों है? इतने क्रूर वीडियो को देख के कोई चुप कैसे रह सकता है? क्या ये मानवता की हत्या नहीं है? बिल्कुल चुप नहीं है। देखिए हाँ, देखिए हमारे पैनल पे प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, मैं बड़ा इनका रिस्पेक्ट करता हूं, और मेरे ख्याल से हम सब में सबसे ज्यादा अगर किसी को हिस्टोरिकल नॉलेज या एनालिटिकल नॉलेज है, दैट इज प्रोफेसर कपिल कुमार।
तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये एक सीधा सा, आपने जो इश्यूज को रेज करा, ब्रह्मोस के बारे में आपने बात करी, मेरा नजरिया एज ए कम्युनिस्ट डिफरेंट है। मेरा मानना है एक मिनट बंसल साहब, मैं आपको मौका दूंगा, एक मिनट। अभी विवेक, आप काउंटर करिए। अभी विवेक श्रीवास्तव साहब को बोलने दीजिए। बंसल साहब, विवेक जी, मैं बताऊंगा आपको। बंसल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। अरे बाबा, आप थोड़ा सा मौका दीजिए, विवेक जी को कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए प्रोफेसर साहब, सुनिए प्रोफेसर साहब, मुझे 30 सेकंड दीजिए, फिर आप काउंटर करिए। मेरा ये मानना है, एज अ कम्युनिस्ट, डिबेट को दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक, भावनाओं में आकर के, एक मनुष्य था, हिंदू धर्म का था या शायद किसी भी धर्म का हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो धर्म दो ही होते हैं, अमीरी और गरीबी, लेकिन फिर भी वो हिंदू था, एक पैशनेट हिंदू, मेजॉरिटी इस मुल्क में है। तो आप कह रहे हैं साहब कि एक डायरेक्ट एक्शन हो और एक इमोशनल डिबेट की जाए, लेकिन दूसरी एक डिबेट है जो एक्चुअली टेक्निकली आज के कानून कायदों पे, इंटरनेशनल सिनेरियो पे आधारित हो। ऑपरेशन सिंदूर था, हमने सीज फायर किया और हमारी सरकार ने दलील दी दैट अ वॉर कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। हमने उनके मिलिट्री ठिकानों को अटैक किया, हम वापस आए। क्या आप बांग्लादेश पे अटैक करने के बारे में यहां पे लोग बोलना चाहते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, इट शुड नॉट बी डन। और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जहां जहां पर भी धर्म विशेष होगा वहीं पे इंडिया जाकर के हमला करेगा, इशू उठाएगा? मुसलमान कहीं मरेगा, पैलेस्टीन होगा तो भारत का कोई रोल नहीं, वहां ब्रह्मोस की जरूरत नहीं है। सीरिया के अंदर अगर कोई मारा जाएगा, ब्रह्मोस की जरूरत नहीं है। और जहां पे धर्म विशेष का और मेजॉरिटी धर्म का आदमी होगा तो वहीं पे हम छाती पीटेंगे। मैं इस फेवर में नहीं हूं। आप क्या इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं? क्या इस टारगेटेड किलिंग को आप जस्टिफाइड कर रहे हैं? जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। विवेक जी सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। टारगेटेड किलिंग तो सर पैलेस्टीन में भी थी ना, टारगेटेड किलिंग तो पैलेस्टीन में भी थी, वहां क्यों नहीं ब्रह्मोस के बारे में बात की लोगों ने? अरे एक मिनट सुन लीजिए विवेक भाई, बोलिए। मैंने आपके आने से पहले एक बात कही थी, शायद आप थोड़ा देर से आया, आपने मेरा वो स्टेटमेंट सुना नहीं। मैंने एक कंपैरिजन दिया था जी, और कंपैरिजन मैंने दिया था भोपाल के रॉयट्स का, जिसमें सीपीआई के कॉमरेड जो थे वो दोनों के बीच में फैसला कराने आ गए थे, मॉब्स के बीच में। और उनको उठा करके दोनों ने पकड़ करके जो है जलता हुआ डाल दिया था आग के अंदर, समझे आप? इसलिए मैं बात खाली हिंदू और उसकी नहीं कर रहा, बिल्कुल ये बात है नृशंसता की, कि 21वीं शताब्दी के अंदर ये नृशंसता होगी। सारी दुनिया चुप रही जब याजदी औरतों को नंगा करके केजेस में बांध के बांटा गया, पूरा वेस्ट चुप बैठा रहा। अमेरिका कर रहा था, ये बांग्लादेश में जो हो रहा है आज, इसके लिए अमेरिका जिम्मेवार है। उस यूनिस को बिठा करके वहां पे, उसको आप क्यों नहीं देख रहे? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इनसे, रिजवी साहब से, रिजवी साहब इसको राजनीति मत बताइए कि सुनिए रिजवी साहब, ये मत कहिए कि इसने क्या किया या क्या किया। तो मुझे एक बात बताइए, 6 महीने से बांग्लादेश के गठबुल्ला चीख रहे हैं कि हम गजवाए बंगाल करेंगे, हम गजवाए बिहार करेंगे, हम गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे, हम गजवाए यूपी करेंगे। मुझे बताइए, अखिलेश यादव, लालू यादव बिहार के चैंपियन और यूपी के चैंपियन है ना, इनके मुंह से एक बार की निकला भी करके दिखाओ। राहुल गांधी के मुंह से निकला करके दिखाओ। फॉरेन पॉलिसी कौन तय करेगा? प्रोफेसर कपिल साहब, आप देखिए बहुत नॉलेज वाले इंसान हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कौन तय करेगा? नहीं, आप ये बताइए कौन तय करेगा? वो कह रहे हैं तो भाई आप बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि शेख हसीना है, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इस पे एक्शन कौन लेगा? पहले सरकार तो बोले सरकार का क्या है, किस तरह की खारजा पॉलिसी लेकर के वहां के लिए चलना चाहती है, ये तो सरकार तय करेगी। आप कुछ नहीं करेंगे। नहीं, करेंगे क्यों नहीं, करेंगे क्यों नहीं, लेकिन खारजा पॉलिसी के खिलाफ जाके थोड़ी करेंगे। देखिए, ये इंटरनल मामला नहीं है कि हर चीज बोल दिया जाए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भाई अभी भी चलिए, कम से कम घेराव कीजिए, बोलिए चल करके, सरकार पे दबाव डालिए। भाई हम अपनी सरकार को ही कह सकते हैं ना, हम तो जो भी करेंगे खारजा पॉलिसी को सामने रखेंगे। बोलते हैं तो खारजा पॉलिसी किसका घेराव करेगा? हम अमेरिका पे भी बोलते हैं तो खारजा पॉलिसी को सामने रख करके, भाई वो तो हमारे सामने रहेगी ना। नहीं, एक मिनट, वोटों में चुनाव जीतते हैं ये। मुझे बताइए कौन सा देश है जो विदेशियों को वोट देने का, और जब उसकी वोट काटी जाए तो? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बासित अली साहब के पास में आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव साहब कंप्लीट करिए। बिल्कुल ठीक है कि अमेरिकन हैंड है इसमें, टोटल अमेरिका इज रिस्पांसिबल। मैं सब 20 सेकंड चाहूंगा। प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि इट इज एन अमेरिकन हैंड। आप सुनिए,
बिल्कुल बिल्कुल, आप 20 सेकंड दीजिए मुझे। आई एग्री विद यू, अमेरिकन हैंड है, अमेरिका ने यूनुस को वहां बिठाया, अमेरिका वहां पे अनरेस्ट करवा रहा है, नो डाउट। लेकिन मेरी गवर्नमेंट ने कौन सा डिप्लोमेटिकली सही कदम उठाए? आप सुने ना, शेख हसीना को आपको बिठाने की क्या जरूरत है? 10 साल वहां पे जो सत्ता में है वो खालिदा जिया, शी वॉज इन जेल फॉर 10 ईयर्स। पिछला वहां का इलेक्शन बायकॉटेड था, सिर्फ एक ही पार्टी लड़ी और वही जीत करके आई। आप वन साइडेड तथ्यों को तो हम नहीं देख सकते ना, एक इमोशनल एंगल से। और आप यूनाइटेड नेशंस को खारिज किया जा रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट। फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चल सकती। कोई आप पर कोई दबाव डालेगा, इसको हमारे हवाले करिए तब हम आपके साथ रिश्ते सामान्य करेंगे, ऐसे नहीं होता। अगर कोई आपसे शरण मांगता है, आपको उसकी रक्षा करनी पड़ती है। आपको दुनिया को दिखाना होगा कि हम अगर मित्र हैं तो मित्रता निभाते हैं। विवेक जी, मुझे ये बताइए, अगर जब पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है यूक्रेन से निकले हिंदुस्तान के झंडे के अंदर, जी हमने कहा था नहीं तुम बाहर निकल जाओ, हिंदुस्तान के झंडे में नहीं आओगे। जब पाकिस्तानी स्टूडेंट हिंदुस्तान के झंडे के अंदर नीचे आके बाहर निकले वहां से, हम कहते थे कि नहीं बाहर निकल जाओ तुम। नहीं तो रास्ता क्या है? मैं आता हूँ रास्ते में, मेरे साथ बासित मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो इतना हिंसक और क्रूर वीडियो सामने आया दीपू दास का, केवल बासित में सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। इन्होंने तो सारे टेररिस्ट वहां भेज दिए पाकिस्तानियों ने। इनको सबको देखें, चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। बोलिए बासित। माशाल्लाह आप 6 हिंदुस्तान के लोग बैठे हैं। देखिए, मुझे पाकिस्तान से अगर आप मौक़िफ़ चाहते हैं, सबसे पहले मैं कंडेम करता हूं उस्मान हादी साहब का जो कत्ल हुआ है वहां पे, जनरेशन जी का जो लीडर है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी जो बैठे हुए हैं वो कंडेम करेंगे जो उनके साथ हुआ है। और किसने कत्ल करवाया है? आपने करवाया और किसने करवाया है? आपने करवाया। दूसरी बात, दूसरी बात सुन लें। और मेरी बात ये, बाबा जी आप हर चैनल पे मुझसे बेइज्जत हो चुके हुए हैं। अब इधर तो अपनी इज्जत रख लो, न्यूज़ नेशन पे, और न्यूज़ नेशन पे अपनी इज्जत रख लो। बाबा कातिल हो तुम लोग, न्यूज़ नेशन पे इज्जत रख लो। यहाँ तमीज से बात होती है, तुम्हारे हर तुम हिंदुओं के साथ क्या करते हो वहां पे जो इसे कंडेम कर रहे हो? तुम सिखों के साथ क्या करते हो? कल तुमने ईसाई लड़की के साथ क्या किया है पाकिस्तान में? क्या बकवास कर रहे हो तुमने कल ईसाई लड़की के साथ क्या किया है पाकिस्तान में? मैं तुझे हर चैनल पे जलील करता हूं, यहाँ के बैठ शुरू हो गए। अरे बगैर तू हिंदुस्तान को डिफेंड दलीलों से बात करने को तैयार नहीं। आखिरी उम्र में बेइज्जत हो पाकिस्तानी जलील, हर जगह शौक है तुझे। जलील हो पाकिस्तानी, बांग्लादेश अभी पाकिस्तानी जलील हो। आप जैसे कहते हो कल तुमने ईसाई लड़की के साथ क्या किया पाकिस्तान में? जवाब देगा। आज आपकी सोच हसीना वाजिद की शक्ल में दोबारा हिंदुस्तान में फेंक दी है। अभी जो करवा रहा है अमेरिका फेंक दी है, अभी तुम देखना, अभी तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। बांग्लादेश दोबारा बने रहोगे इसी तरीके से, तुम्हारा क्या हाल होता है। अभी तो यानी पानी को तरसते हो। को शर्म आनी चाहिए कि एक मौका आप 6 लोग शर्म, किसको शर्म बता रहे हो? तुम तो नंगे हो घूम रहे हो, बीच में कटोरा लेके घूम रहे हो सारी दुनिया में। तेरे लोग नहीं सुनते, कटोरा लेके घूम रहे हो सारी दुनिया में। तुमको शर्म आनी चाहिए, कटोरा लेके। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट कपिल कुमार साहब, बासित अली साहब, ऐसे नहीं चलेगा। सवाल इस बात का है कि वहां पर केवल ये इकलौता मामला नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है, जैसा कि विनोद बंसल साहब ने भी कहा, वहां पर अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक, आप लोग सब सुनिए, 2442 हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं। 150 से ज्यादा हिंदू टेंपलों को टारगेट किया गया है, कईयों को जमींदोज किया गया है। ये जितनी भी टारगेट किलिंग हो रही है, चाहे हादी की बात हो रही है, ये बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर का जो मशीनरी है उसका फेलियर है साहब। आपके देश में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। लेकिन रास्ता क्या? आरएसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बंसल साहब मैं आपसे भी आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा एक तरफ वहां पर अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ किस तरह से हमारा बांग्लादेश के साथ ट्रेड बढ़ रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। हम कुछ पलों के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, क्या यूनिट सरकार की मौन सहमति है? जो
क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, बुद्धिस्ट को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये सब कुछ मौन सहमति से हो रहा है? जो वहां अराजकता फैली हुई है, क्यों नहीं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज अपना काम कर रही है? क्यों नहीं वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा दी जा रही है? सिर्फ ट्वीट कर देने से, कंडम करने से मामला चलेगा? और क्या जो फरवरी में चुनाव होने हैं वो भारत विरोधी माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा और भारत सरकार को भी सोची समझी रणनीति के तहत कुछ बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में होते दिखाई दे रहे हैं। एक बात जो RSN सिंह साहब, जो अमूमन देखने को आता है कि एक तरफ जो हम लोग कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, दूसरी तरफ बांग्लादेश क्यों बना ये पूरी दुनिया जानती है। हमारे लोगों ने कैसे सेक्रीफाइस किया और बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश बनाया नहीं, बांग्लादेश आज जहां खड़ा है उस तक पहुंचाने भी हमने किस तरह से मदद की। तो एक तरफ ट्रेड हम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों को वहां टारगेट किया जा रहा है। क्या यह साथ साथ चल सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर आपको बांग्लादेश को समझना है तो जो वर्तमान हालात को, तो जो ये हैदी की जो हत्या हुई, आप देखिए वो क्या था, एंटी इंडिया था, एंटी अवामी लीग था। जमायते इस्लामी क्या है? एंटी इंडिया है, एंटी अवामी लीग है। BNP क्या है? एंटी इंडिया है ना? और एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग। यूनिस एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग। तो इनके आपस में कंपटीशन था सर। अब ये जो शरीफ उस्मान बिन हैदी जो था, ये बहुत ही मतलब एक उभरता हुआ सितारा था वहां की राजनीति में और इंडिपेंडेंट खड़ा होने वाला था ढाका से। तो जब इतना कंपटीशन हो जाएगा एंटी इंडिया और एंटी अवामी लीग में, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसकी हत्या किसने की। मैं कई दिनों से अखबार में पढ़ रहा था कि ये खालिदा जिया बीमार थी, बिल्कुल स्ट्रगलिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, और कहां से UAE से कोई एम्बुलेंस जहाज आने वाला था, नहीं आया, कोई तकनीकी खराबी हो गई, ये हो गई, ये उधर वो हो गया, नहीं भेजा ना, तो उनको तो भेजा गया सिंगापुर। दूसरी बात आपको मैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खालिदा जिया और अवामी लीग में तारिक जिया, उसके बेटे में, लंदन में उनकी आपस में एक समझौता हो चुका है कि कुछ भी हो जाए जमायते इस्लामी को नहीं वापस आने देना है। सो द एंटायर वोट्स ऑफ अवामी लीग आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द BNP। क्योंकि जब तक जमायते इस्लामी जूनियर पार्टनर था तब तक तो ठीक था सर, लेकिन अब तो वो उसने चख लिया, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि आप पूछ रहे थे कि हमारे पास विकल्प क्या है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। हम क्या काइनेटिक अटैक करके ढाका हम कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं? क्या उससे मसला कोई एंड्योरिंग बेसिस पर होगा? दूसरा यह है कि हम आजकल आपने वॉरफेयर के बहुत से रूप देखे हैं, इंटररिलेटेड ऑपरेशंस, अज्ञात वीरों के द्वारा ऑपरेशंस, वो लंबा चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी हमारी चुनौती है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर है, वो चुनौती है वो आइडियोलॉजी की। एक पाकिस्तान जो कि उधर है, जिसका मियां आसिम मुनीर है, और एक पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर में जो कि मियां यूनिस है, और एक भारत के अंदर का पाकिस्तान। आप अपना थोड़ा टाइमलाइन पे चले दे, 2009 में जब बांग्लादेश राइफल्स में म्यूटिनी करवाई थी जमायते इस्लामी ने, और बाय द वे जमायते इस्लामी इंडिया और जमायते इस्लामी में कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई ठीक है RSN सिंह साहब, लेकिन सवाल वही है ना आपकी, ठीक बात, वो हिस्टोरिक। रमेश जी, मैं 2-3 बातें मैं एक बार विनोद बंसल साहब में आ रहा हूं, मैं एक बार विनोद बंसल साहब रिजवी साहब में आ रहा हूं, विनोद बंसल असल बात कोई कर नहीं रहा है, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो आइडियोलॉजी जिहाद, काफिर, उम्मा, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब की बात करना है, उस
मैं बहुत आसान जबान में कह देता हूं एक- कि अमेरिका के कब्जे में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के कब्जे में इस वक्त बांग्लादेश है। इतना आप समझ लीजिए और इसी पे बात कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आप सिर्फ पाकिस्तान न ढूंढिए, देखिए कब्जे में किसके है, ये अमेरिका के कब्जे में है कि नहीं है। आज पाकिस्तान किसके इशारे पे काम कर रहा है? ये फियर मॉन्गरिंग क्या हो रहा है आप देखिए। क्रिएट करना सर, ये आसिम मुनीर किसके कहने पे चल रहे हैं, किसके साथ रोज मीटिंगें हो रही है? जस्ट क्रिएटिंग फियर मॉन्गरिंग। ये तमाम जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, पाकिस्तान के खुद टुकड़े होने जा रहे हैं, 12 टुकड़े होने जा रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है, एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट। राजा RSN सिंह साहब रुकिए। बंसल साहब, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे, जैसे हम पाकिस्तान से कहते हैं साहब टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, क्या हम बांग्लादेश से आंख मिला के कह सकते हैं साहब हम आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आप वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं करेंगे? सर मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं सर, अगर आप 11.46 बिलियन आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारा ट्रेड था, जो बढ़ के 11.46 बिलियन हो गया 2025 पे, क्या हम ये बात कह सकते हैं विनोद बंसल साहब? रमेश जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले अपने अपने घर के जहरीले सांपों से थोड़ा निपटना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख है कि आज की इस डिबेट में जो पीड़ित हिंदू पक्षकार है उसको इग्नोर करके जो जिहादियों के पैरोकार हैं उनको सर्वाधिक समय दिया जा रहा है। और आप देखिए कि मैं डिबेट के 33-34 मिनट के बाद में अब जुड़ पा रहा हूं। मेरी बात को कोई न सुनने को तैयार है, ऊपर हमले जरूर करवा रहे हैं। आपने पाकिस्तानी को बिठा रखा है, प्रोफेसर कपिल कुमार जी के ऊपर कितनी गंदे भद्दियां गाली देकर चला गया कुत्ता। आप बताइए, आपने ऐसी फिर वही शब्दावली का इस्तेमाल मैं सबसे निवेदन कर चुका हूं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत करिए। बांग्लादेशी कुत्ते हैं जो हमारे ऊपर हमला करते हैं, जो पाकिस्तानी कुत्ते हैं जो हमारे ऊपर हमला करते हैं। माफ कीजिएगा विनोद बंसल साहब, इस तरह की शब्दावली नहीं, माफ कीजिएगा, नहीं इस तरह की शब्दावली नहीं बंसल साहब, इस तरह की शब्दावली नहीं। आप अपने स्टेचर पे तो बात करिए। महसूस करती है, अगर वो जिहादी कुत्तों को कुत्ता नहीं कह सकते तो मुझे डिबेट में मत बुलाई, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये गलत, ये शब्दावली गलत है साहब। कुत्ता ही बोलूंगा, और जो भारत विरोधी है उनको सबको कुत्ता ही बोलूंगा। अगर कोई डिबेट में कोई इससे कोई आहत होता है तो मैं कहता हूँ वो भी उसी जवाब का है। मैं कहना चाहता हूँ, आपको क्यों मृत्यु लग रही भाई? मैं जिहादी अतिवादी और आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ और अमेरिका की खुद ही परेशान हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपको कल तक नहीं तो आप इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करेंगे, ये आपको सूट करता है? आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए। कुत्ते हैं, अरे मैं खुद सोच रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूं। आप खुद सोचिए आप किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संगठन का प्रवक्ता हूं, एक जिम्मेदार बड़े संगठन का प्रवक्ता हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर, इसीलिए कह रहा हूं। आप कह रहे हैं एक जिम्मेदार संगठन का प्रवक्ता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए हमें। भाई साहब, शब्दों का चयन जब अच्छा कर रहा था तो आपने बोलने नहीं दिया ना। आपके पड़ोसी जो है, आपने जितने भी ये जो जिहादियों के पैरोकार बिठा रखे हैं ना, जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के पैरोकारी कर रहे हैं, वो लगातार मेरे ऊपर हमला कर रहे थे। प्रोफेसर कपिल कुमार को क्या तो अभी आपने इतना बात कर ली ना। और मुझे बाबा, आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं जो भारतीय बिजनेसमैन बांग्लादेश में ट्रेड कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप विनोद बंसल? और भारत सरकार के समर्थन से कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था, मैं उनको कुछ कहेंगे आप? पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। देखिए ये जो बात सुनने नहीं, जो सुनना। अरे सर, आप इतनी देर से बोल रहे हैं। बंसल साहब बोलना चाहता हूँ, बोलने नहीं दिएगा। एक आप मुद्दे पे बोलने नहीं देना चाह रहे। बंसल साहब, इतनी देर से आप बोल रहे हैं, आप प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेला। आप मुझे बार-बार आप बोलिए बंसल साहब, मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूं, बोलिए। ठीक है, अब आप सुन लीजिए। सबसे पहला अटैक विश्व हिंदू परिषद पर किया, ये कहा गया कि ट्वीट नहीं किया। मैंने ट्वीट बता दिया तो करें क्या एहसान किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, उसको हंसी मजाक में ले गए। अब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता देश भर में हर जिला स्तर पर आज से प्रदर्शन शुरू हो गया। कल हम बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव करेंगे। मैं कहता हूँ सारे सर, मैंने आपसे एक छोटी सी बात पूछी। मैंने कहा पाकिस्तान से हम कहते हैं कि सर ट्रेड और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, क्या हम बांग्लादेश से भी कह सकते हैं कि अगर आपने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों
की रक्षा नहीं की तो हम आपके साथ भी बातचीत नहीं करेंगे, अब आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। बंसल साहब, इसकी जवाब दे दीजिए बस। रमेश जी, मैं बात के हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन कृपया कुछ हमारी बात को भी सुन लिया करें यार। ये हिंदू समाज की भावनाओं का विषय है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सरकार का मामला है। किसका ट्रेड बंद करना चाहिए, किसका ट्रेड खोलना चाहिए, सरकार करेगी अपने आप। अरे तो आपकी अपनी भावना भी तो होगी कुछ। अरे बोलेंगे ना, मेरी भावना तो आप प्रकट नहीं होने। नहीं, आप इतनी देर से सब कुछ प्रकट कर रहे हैं और आपकी भावना प्रकट नहीं हो रही है। अगर मतलब बड़े उद्योगपतियों के साथ इसी की सुननी आपने तो हम चले जाते हैं, टाइम नहीं हमारे पास भी। बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़ा है कि करो ट्रेड बांग्लादेशियों के साथ। वाह, और ये तो आपने नेशनल चैनल पे रखा हुआ है। कम्युनिस्ट है, उनको तो बिठा रखा डिबेट में आपने। इतनी सारी चिपी बातें करके चले जाएंगे। ठीक है बंसल साहब, आपने अपनी सारी बातें रख ली है। रिजवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमें सख्त तो होना पड़ेगा साहब? हम बाकी जगह तो कहते हैं भय बिना होए ना प्रीत, यहाँ क्यों नहीं कहते हम कि भय बिना होए ना प्रीत? भाई हमें कहना चाहिए ना कि विनय न मानत जलधि जरा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबा भय बिनु होए ना प्रीत। यहाँ भी यही फॉर्मूला लागू होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए रमेश भट्ट जी, आपने विनोद बंसल जी को वक्त दिया और हमने भी विनोद जी से पहले ही कहा कि जहां कहीं आप बड़े भाई की तरह आगे रहिए, छोटे भाई की तरह हम पीछे पीछे रहेंगे। जो आप चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे भाइयों पे अटैक हो रहा है उसके खिलाफ क्या करना है, हम चलने के लिए तैयार हैं। अगर एक लफ्ज भी मैंने अभी तक नहीं कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, मतलब क्या है, क्या हो रहा है, मतलब क्या है? रिजवी साहब, मैं एक बात आप बताइए ना, क्या हो रहा है? मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूं कि क्या हो रहा है, मुझे बताइए ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1951 में सुन लीजिए, एक मिनट बंसल साहब रुक जाइए। 1951 में पूर्वी पाकिस्तान तब का 22% हिंदू थे, आज 8% हिंदू रह गए सर, इंक्लूडिंग ऑल माइनॉरिटीज। आप क्या बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए और भारत का उदाहरण ले लीजिए साहब। 3.5 करोड़ मुसलमान थे 1951 में, आज आप 19 करोड़ में हैं। आपकी बात सही है। क्या आप मुझे आप कैसी बात कर रहे हैं? हर चीज में ऐसी बात कैसे होती है, मुझे बताइए आप। इसीलिए भारत महान, इसीलिए भारत महान है। कोई पाकिस्तान महान कहता है क्या? कोई बांग्लादेश महान कहता है क्या? कोई अफगानिस्तान महान कहता है क्या? भारत महान है इसलिए कि यहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है। पाकिस्तान में न लॉ एंड ऑर्डर है, न संविधान है, न डेमोक्रेसी है, और उसी राह पे अब बांग्लादेश चल पड़ा, उसी राह पे बांग्लादेश चल पड़ा। मेरे पास और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और हिम्मत कीजिए बंसल साहब, इधर उधर छिपिए नहीं। ठीक है, मेरे पास समय नहीं, ठीक है, मेरे पास देखिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया है, लेकिन हमें तय करना होगा कि हमारे लिए जो मंत्र है वो है भय बिनु होए न प्रीत। क्या समय आ गया है कि बांग्लादेश को भी भय दिखाना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह के हालात 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ। अगर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बंगाल की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, हमें भय दिखाना होगा। मंत्र सिर्फ यही है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।